जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। आज के इस जीके की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो को आप फुल वॉच करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पानीपत जो है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। यानी कि पानीपत भारत के हरियाणा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी हरियाणा आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ था वह कौन से देश में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। यानी कि कागज का आविष्कार ऑप्शन डी चीन में हुआ था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है ऑप्शन ए, चार्ल्स बॉबेज को। यानी कि ऑप्शन ए, चार्ल्स बॉबेज इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे बी कृपलानी। यानी कि जे बी कृपलानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो सबसे प्रबल अपचायक है ऑप्शन सी, लिथियम। यानी कि ऑप्शन सी, लिथियम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए, 12 जनवरी को। यानी कि ऑप्शन ए, 12 जनवरी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। यानी कि पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया। यानी कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी कि ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है ऑप्शन बी, राइट बंधु। यानी कि राइट बंधु इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक वितरण होने वाला अंग्रेजी अखबार है ऑप्शन सी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। यानी कि ऑप्शन सी, द टाइम्स ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है ऑप्शन सी, गोरखपुर में। यानी कि ऑप्शन सी, भारत का गोरखपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो कौन सा देश है विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। यानी कि चीन विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? तो महाभारत की रचना हुई थी ऑप्शन सी, शुंग काल में। शुंग काल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन डी, पोमोलॉजी। यानी कि ऑप्शन डी, पोमोलॉजी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, करनाल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी, करनाल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। इन ऑप्शन में से आप सही जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम था ऑप्शन सी,
सीलोन, यानी कि सीलोन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन सी, सॉरी डी, शतरंज, यानी कि शतरंज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का जितने भी शहर है उनमें से सबसे बड़ा शहर है ऑप्शन ए, मुंबई, यानी कि मुंबई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है ऑप्शन सी, राजस्थान, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 28, यानी कि भारत में टोटल 28 राज्य है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत का सबसे लंबी नदी है ऑप्शन डी, गंगा, यानी कि ऑप्शन डी गंगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंची मीनार है ऑप्शन बी, कुतुब मीनार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, कुतुब मीनार हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जितने भी बांध है उनमें से सबसे लंबा बांध है ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध, यानी कि भारत की सबसे लंबी बांध है हीराकुंड बांध, इसलिए ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी ऑप्शन बी, किरण बेदी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, किरण बेदी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी ऑप्शन सी, एम फातिमा बीबी, यानी कि ऑप्शन सी, एम फातिमा बीबी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है ऑप्शन ए, जंजीबार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, जंजीबार हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑप्शन सी, भारत, यानी कि ऑप्शन सी, भारत इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑप्शन सी, थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन सी, थाईलैंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश है सबसे बड़ा उत्पादक सिंथेटिक रबर का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग? तो विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे सुरंग, यानी कि नॉर्वे सुरंग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार? तो विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन की महान दीवार, यानी कि सबसे बड़ा दीवार है चीन की महान दीवार, इसलिए ऑप्शन बी, चीन की महान दीवार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का उच्चतम झरना? तो विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला, वेनेजुएला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है ऑप्शन ए, न्यू मैक्सिको, यानी कि ऑप्शन ए, न्यू मैक्सिको इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समाप्त हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में। है तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक कौन है?
उत्तर प्रदेश होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एम के वसाल। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएससी में कितनी बटालियन है? उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएससी में कितनी बटालियन है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 33 बटालियन है उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूपी होमगार्ड प्लाटून में कितने जवान होते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 30 जवान होते हैं यूपी होमगार्ड प्लाटून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्वी यूपी में है अवध क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुचित्रा कृपलानी। उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई का मुख्य आधार क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नलकूप। उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजीव कृष्ण। उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान पुलिस महानिदेशक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कानपुर जिला कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार किस जिले में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कन्नौज जिले में है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 97,941 गांव है कुल उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं? उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18 संभाग हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में रामनगर किला कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाराणसी में है और रामनगर किला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में है उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आगरा में है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक शहरीकरण किस जिले में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गाजियाबाद में है सबसे अधिक शहरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में है उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नारायण आश्रम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में नारायण आश्रम कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कानपुर में है नारायण आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाराबंकी को उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और रामचरितमानस की रचना कहाँ हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चित्रकूट में और रामचरितमानस की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजापुर चित्रकूट में तुलसीदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कजरी किस मौसम में गाया जाता है? कजरी किस मौसम में गाया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बरसात में कजरी गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लेदर सिटी कहलाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कानपुर शहर लेदर सिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है? उत्तर प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गन्ना उत्तर प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल बगिया योजना किससे संबंधित है? लाल बगिया योजना किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण से संबंधित है लाल बगिया योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पारंपरिक झूमर अधिकतर कहाँ लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक झूमर अधिकतर कहाँ लोकप्रिय है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्वांचल में सबसे अधिक लोकप्रिय है झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा पुल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चहलारी सेतु उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिहंद झील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कन्नौज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में है राजकीय संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में होती है सबसे अधिक वर्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमसोच चोटी उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमरूद नगरी किसे कहा जाता है? अमरूद नगरी किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज को अमरूद नगरी कहा जाता है। द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। कौन सी है दोस्तों? उर्दू है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है गोरखपुर। कौन सा जिला है? गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है मथुरा जिले में। किस जिले में? मथुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस यानी क्रेन। कौन सी पक्षी है? सारस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे सरोजिनी नायडू थी। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं। कितनी दोस्तों? 100। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। किस जिले में दोस्तों? संत कबीर नगर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। किस जिले में? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है नरोरा में। कहाँ? नरोरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में। किस वर्ष हुई थी? 1887 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आल्हा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है? दोस्तों आल्हा प्रसिद्ध गीत है किस क्षेत्र का है? यह है बुंदेलखंड का। किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड का प्रसिद्ध गीत है आल्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों प्रसिद्ध नौचंदी मेला आयोजित किया जाता है मेरठ में। कहाँ आयोजित किया जाता है? मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में एटा में। कहाँ हुआ था दोस्तों? एटा में हुआ था। पटियाली के नाम से भी यह जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हिंडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। कौन सी नहर है दोस्तों? शारदा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था स्थित है बरेली में। कहाँ दोस्तों? बरेली, इज्जत नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। कहां पे है दोस्तों? सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? दोस्तों इत्र नगरी के नाम से मशहूर है कनौज शहर। कौन सा शहर दोस्तों? कनौज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। कहाँ पे? मथुरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पे दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने की 80% संभावना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जिले में है। किस जिले में पाया जाता है दोस्तों? ललितपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। कहां पे है दोस्तों?
कौशाम्बी में है। कहाँ पे है दोस्तों? कौशाम्बी में बौद्ध एवं जैन दोनों का तीर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर जिला। कौन सा जिला दोस्तों? जौनपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया जिला। कौन सा जिला? बलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। कौन सा जिला है दोस्तों? सहारनपुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? कहाँ स्थित है दोस्तों? दोस्तों भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है कानपुर में। कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू हुई थी 1992 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1992। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था स्थित है मथुरा में। कहां पे स्थित है दोस्तों? मथुरा। मखदूम के नाम से भी यह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चरगाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहां है? दोस्तों भारतीय चरगाह एवं चारा अनुसंधान संस्था झांसी में स्थित है। कहां पे? झांसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? दोस्तों बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में आगरा में लगता है। कहाँ पे लगता है दोस्तों? आगरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस दल की हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं भाजपा में। किस दल की है दोस्तों? भाजपा की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध है। भीमसेन जोशी का संबंध दोस्तों किराना घराने से है। किस घराने से दोस्तों? किराना घराना से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी 1995 में। कब शुरू हुई थी? 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? दोस्तों कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश में मुगलसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुगलसराय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे दोस्तों? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपकी एग्जाम यानी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? चंद्रशेखर आजाद पार्क यानी अल्फ्रेड पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पार्क यानी अल्फ्रेड पार्क स्थित है प्रयागराज में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम जो है 1896 ईस्वी में गाया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों। अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? 1781, 1796, 1806 और 1829। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1781 ईस्वी में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1945, 1953, 1951 और 1956। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1953 में। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में की गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास, प्रेरी, सवाना, स्टेपीज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेरी कहलाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों। अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? सवाना, प्रेरी, पंपास, बेल्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बेल्स। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को जो है बेल्स कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाना, पंपास, बेल्स और प्रेरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंपास। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री और 29.5 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? 1 बार, 2 बार, 4 बार और 3 बार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 बार। देश में आपातकाल अब तक 3 बार लागू हुआ है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया? 1948, 1952, 1958 और 1964। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1952 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में अपनाया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1952 में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा तथा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 भागों में। भारतीय विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भगत सिंह ने कब असेंबली हाल में बम फेंका था? भगत सिंह ने कब असेंबली हाल में बम फेंका था? 1927, 1929, 1931, 1933। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1929 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है या किसने कहा था? प्रोफेसर राजकृष्ण, पी षणमुगम शेट्टी, प्रोफेसर हेंसन, पीसी महालनोबिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका प्रोफेसर हेंसन ने कहा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है या जो है प्रोफेसर हेंसन ने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, सर क्रिप्स स्टेफोर्ड और डी है लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पैथिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो है पैथिक लॉरेंस थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1930 में। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है 1930 ईस्वी में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नॉर्वे। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कांगो देश को। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर, फोर्स, एपिसेंटर, वोल्केनो पाइप। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को जो है क्रेटर कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका नई दिल्ली में। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? अग्नि, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? अमृता पटेल, एम.एस. स्वामीनाथन, ए.के. राव, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गंगा, गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है भारत की ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? हिमनद, घाटी, एस्चुअरी, द्रोण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एस्चुअरी कहा जाता है।
जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मैग्मा। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ध्वनि तरंगें किस माध्यम से चल सकती हैं? ध्वनि तरंगें जो है किस माध्यम से चल सकती हैं? ठोस, गैस, द्रव, ठोस तथा गैस दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ठोस तथा गैस दोनों में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? प्रथम, छठा, चतुर्थ, आठवां। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका छठा। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त जो है छठा आवर्त है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पहला। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त जो है पहला आवर्त है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गर्दन में केसूर्की की संख्या कितनी होती है? गर्दन में केसूर्की की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 8, 9। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 7 होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 7। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 3 बार। ये प्रकीर्णन के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश में आप जानते हैं 7 रंग होते हैं, जिसमें से सबसे कम प्रकीर्णन होता है किसका? सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, इसी कारण वह लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? इसकी तीव्रता मुख्य रूप से आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी जो होती है वो सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी, सीजियम के संक्रमण पर। अगला प्रश्न है, जल की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? जल की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठीय तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किडनी स्टोन यानी पथरी मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक से बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। पथरी जो होती है वो किससे बनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सालेट। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सालेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत फ्यूज का तार किस गुणधर्म वाला होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक। इसका सही आंसर निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न गलनांक होगा, उच्च प्रतिरोध होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साथियों, इसलिए आप इसको पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारी जल का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? भारी जल का मुख्य उपयोग होता है परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारी जल के सूत्र की बात करें तो होता है D2O, याद रखेंगे D2O। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? अग्निशामक यंत्र में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का जो थक्का जमता है इसमें कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर के, यानी ऑप्शन नंबर बी विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का जम किसके कारण जमता है? विटामिन के कारण। अगला प्रश्न है, वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण होता है अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण, यानी अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा और जब वर्ण विक्षेपण होगा यह तो 7 कलर में दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एलपीजी वो जो गैसें होती हैं जो हमारे घरों में यानी खाना बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसमें आमतौर पर कोई भी जो है गंध नहीं होती है, लेकिन उसमें मिथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है ताकि वो अगर लीक हो तो आपको सूंघने से पता चल जाए। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसकी जो खोज की थी वो की थी किसने? लुई पास्चर ने। इसने लुई पास्चर ने, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीलिया शरीर के किस अंग को खराबी को दर्शाता है? यानी पीलिया रोग जब होता है तो आपको सबसे अधिक यकृत यानी लीवर की पर असर करता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कौन सा लेंस, ध्यान से देखेंगे, कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस को। ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। साथ ही साथ सवेरे 8 बजे हर रोज आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर रोज आपके लिए करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स से 20 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में शुरू से ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए उसको भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में पसीने का मुख्य कार्य क्या है? पसीने का जो मुख्य कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबल ने आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबल। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? इसका सही आंसर 1/6 होता है, 1/6 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर बी, ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3, यह पराबैंगनी किरणों को सोख लेती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इसके लिए न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। कितने? लगभग 17 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्जा का SI इकाई क्या है? ध्यान से देखेंगे। ऊर्जा की जो
एसआई इकाई होती है वो जूल होती है। ऑप्शन नंबर ए जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी केल्विन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक। ध्यान से देखेंगे, एसआई मात्रकों से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संवेग का मात्रक क्या है? संवेग के मात्रक की बात की जाए तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई होती है पास्कल। ऑप्शन नंबर सी पास्कल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण जो है उसका नियम न्यूटन ने दिया। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? जी का मान जो सबसे अधिक होता है वो ध्रुव पर यानी पोल्स पर होता है। ऑप्शन नंबर बी जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र की, ध्यान से देखेंगे, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई जो होती है वो फायदोमीटर से मापी जाती है। किससे? फायदोमीटर से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? इसका सही आंसर, तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से बहुत कम है, इसलिए यह तेल जो है वो पानी की सतह पर फैल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है प्लवन के नियम से, जिसे उत्प्लवन का नियम भी कहा जाता है या तैरने का नियम से भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, ये कई प्रकार से आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं? इसका सही आंसर अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडिनल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर बी दूरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग की बात की जा रही है तो यहाँ पे लाल, नीला तथा हरा 3 रंग ही जो प्राथमिक रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरे के चमकने का कारण क्या है? हीरा जो चमकता है वो अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका सामान्य तापमान होता है, अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए, और फारेनहाइट में जो है आपका 100 डिग्री 98.6 डिग्री फारेनहाइट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन दोनों ऑप्शन को याद रखेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस में और फारेनहाइट में 98.6 98.6। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, कितना होता है? 7, यानी जिसका प्रकृति उदासीन होती है, उदासीन प्रकृति का होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे, अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी एस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? हड्डियों और दांतों में जो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स का निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण की बात की जाए तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 देशों से लगती है भारत की स्थलीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और चीन के बीच नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, LAC कहा जाता है भारत और चीन के बीच नियंत्रण रेखा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा क्या कहलाती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, LOC कहलाती है भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेड क्लिप कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और चीन सीमा को किस नाम से भी जाना जाता है? भारत चीन सीमा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है भारत चीन सीमा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश से है भारत की सबसे लंबी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश से है भारत की सबसे लंबी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सीमा चीन से कितने राज्यों में लगती है? भारत की सीमा चीन से कितने राज्यों में लगती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 राज्यों में लगती है चीन की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सीमा भूटान से किस राज्य में लगती है? भारत की सीमा भूटान से किस राज्य में लगती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी, असम, दोनों से लगती है भूटान की सीमा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? भारत बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिहार से नहीं लगती है बांग्लादेश की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की समुद्री सीमा किस देश से लगती है?
भारत की समुद्री सीमा किस देश से लगती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका से लगती है भारत की समुद्री सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान भारत का सबसे पश्चिमी पड़ोसी देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सीमा किस देश से सबसे कम है? भारत की सीमा किस देश से सबसे कम है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान से भारत की सीमा सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन देश की मुद्रा क्या है? चीन देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, युआन चीन देश की मुद्रा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान देश की मुद्रा क्या है? जापान देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एन जापान देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूबल रूस देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा कौन सी है? संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटेन देश की मुद्रा क्या है? ब्रिटेन देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाउंड ब्रिटेन देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी देश की राजधानी क्या है? जर्मनी देश की राजधानी क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बर्लिन जर्मनी देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इटली देश की राजधानी क्या है? इटली देश की राजधानी क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोम इटली देश की राजधानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनाडा देश की राजधानी कौन सी है? कनाडा देश की राजधानी कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओटावा कनाडा देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में है भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देहरादून में है भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय प्रबंधन का पहला संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? भारतीय प्रबंधन का पहला संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन का पहला संस्थान स्थापित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल के द्वारा। प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1946 को। संविधान सभा की जो स्थापना है वो 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी 1946 को। 9 जनवरी 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? तो वो थे 389 सदस्य थे संविधान सभा में प्रारंभ में, यानी पहले शुरू में। अगला क्वेश्चन है विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो वो रह गए 299। विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही जवाब है B.N. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष से डॉक्टर B.R. राव। अगला प्रश्न है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? वो हुई थी 11 बैठकें। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो वह है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया? याद में रखना है, कब उसे प्रस्तुत नहीं, कब उसे लागू किया गया था। तो वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो वो थी हंसा मेहता। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी हंसा मेहता। अगला प्रश्न है संविधान सभा का सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव थे H.V.R. अयंगार। H.V. राव अयंगार थे संविधान सभा के सचिव। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 22 समितियां थी। संविधान सभा में जो थे वो टोटल 22 समितियां थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रखना है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अब अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो वो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन के संविधान से। जो भारत का संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो वो टोटल 15 थी। संविधान सभा में कुल महिलाएं थी 15, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो वो है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को अपनाने की जो तिथि है वो है 26 जनवरी 1950, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने भारत को गणराज्य घोषित कब किया था? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत को गणराज्य घोषित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव कब किया था? तो वो किया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव किया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संविधान को कब हस्ताक्षरित किया? तो वो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को हस्ताक्षरित किया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का कार्य आधिकारिक रूप से कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का कार्य आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1991 से 1992 के बीच में हुई थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो क्षेत्र है खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो वो है 1961 में हुई थी। अर्जुन खेल रत्न यानी अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी 1961 में।
अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? तो वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी जो कि खेल सिखाते हैं उनको दिया जाता है, कोच को। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1985 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आजीवन खेल योगदान से। ध्यानचंद पुरस्कार का संबंध है आजीवन खेल योगदान से। अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था सन 2002 से शुरू हुआ था ध्यानचंद पुरस्कार। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे दी जाती है? तो वो विश्वविद्यालय को दी जाती है। जो विश्वविद्यालय खेल में सर्वश्रेष्ठ होता है उसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है खेल से संबंधित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का संबंध। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च साहसिक खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है सर्वोच्च साहसिक खेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है साहसिक खेल से। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार जो है वो साहसिक खेल से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो वो पद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। याद में रख लेना है अर्जुन पुरस्कार में पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में किसके नाम पर रखा गया? तो वो है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया था। खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो वो है कोचिंग के क्षेत्र में। कोचिंग के क्षेत्र में कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? तो है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है वो एक खेल पुरस्कार नहीं है, जबकि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार ये तीनों जो है वो खेल पुरस्कार है। अब अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे पी.के. बनर्जी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे पी.के. बनर्जी। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे ओ.एम. नाम्बियार। ओ.एम. नाम्बियार थे द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार किस आधार पर दिया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वह है पिछले 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए कोई भी खिलाड़ी के पिछले 4 साल में किए गए उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उसे खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस स्तर पर दी जाती है? तो वो दी जाती है विश्वविद्यालय के स्तर पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो विश्वविद्यालय के स्तर पर दी जाती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए नहीं है? तो वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये जो है मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में साथियों सबसे कम वर्षा जो होती है यह होती है मथुरा में। ऑप्शन नंबर का सी मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिकतम वर्षा साथियों यह होती है गोरखपुर में। याद रख लीजिएगा गोरखपुर आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप ये जो किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है कि लठमार होली की परंपरा उत्तर प्रदेश में कहाँ की है? तो साथियों देखिएगा लठमार होली की परंपरा जो है यह उत्तर प्रदेश के बरसाना की है। ऑप्शन नंबर का बी बरसाना, जो कि हमारे राधा रानी का घर है, तो बरसाना आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो मनाते हैं? तो देखिएगा आयुर्वेद महोत्सव जो है या उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद महोत्सव साथियों उत्तर प्रदेश के झांसी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का ए झांसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा केंद्रीय उपोषण जो बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यह जो संस्थान स्थित है लखनऊ में। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो देखिएगा उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का डी यानी कि चित्रकूट में है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का डी चित्रकूट आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि संतरे की पैदावार के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हमारे उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध जिला जो कि सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संतरे की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा जो है हरदवांग, देखिएगा हरदवागंज ताप विद्युत गृह जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिएगा हरदवागंज ताप विद्युत गृह जो है साथियों जो स्थापित किया गया है आपके अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर का जो भी अलीगढ़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि 1925 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो साथियों 1925 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था कानपुर में। ऑप्शन नंबर का ए कानपुर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यमुना एक्सप्रेसवे किन दो नगरों को जो है जोड़ती है? तो साथियों यमुना एक्सप्रेसवे जो है या यमुना एक्सप्रेसवे साथियों आगरा से लेकर के नोएडा जो है आगरा नोएडा को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर का जो डी आगरा से जो नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, तो आगरा नोएडा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की जो है राजधानी थी? तो साथियों मथुरा जो थी साथियों यह आपका मथुरा जो था यह सुनसेन का जो है सुनसेन प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा बिरहा बिरहा रसिया और जो है आल्हा लोकगीत कहाँ की परंपरा है। तो साथियों देखिएगा ये जो बिरहा रसिया और आल्हा जो है लोकगीत यह परंपरा है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर का ए उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है बागों का शहर कहते हैं। तो साथियों बागों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यह जो है अवनालिका औलानिक जो देखिए क्या प्रश्न, यह जो है अवनालिका जो है अवलानिका अपरदन से जो सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो देखिएगा साथियों यह जो है अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ये जो है इटावा जिला। ऑप्शन नंबर का जो सी इटावा जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो साथियों चौधरी चरण सिंह स्टेडियम जो है यह स्थित है आपके मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन नंबर का जो है बी मुजफ्फरनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा चुनार इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों चुनार जो है यह इन चारों ऑप्शन में यानी कि इन चारों ऑप्शन से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर का ए चुनार जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा चंद्रशेखर आजाद कहां शहीद हुए थे। तो साथियों चंद्रशेखर आजाद जो शहीद हुए थे यह हुए थे इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर का जो सी इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा क्या हमारा अगला प्रश्न कि कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है। तो साथियों कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर फिरोजाबाद है। ऑप्शन नंबर का बी फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि अयोध्या नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो साथियों अयोध्या नगर जो है यह सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी। तो साथियों उत्तर प्रदेश में हुई थी चंद्रप्रभा की। ऑप्शन नंबर का बी चंद्रप्रभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार यह हो जाएगा आपका जो है लाख बहोसी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में ध्यान से देखिएगा क्या हमारा अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो पाया जाता है यह पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन नंबर का बी ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बरेली। ऑप्शन नंबर का सी बरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न हमारा जो है जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौन सा। तो देखिएगा जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध जो है धर्म स्थल या तीर्थ स्थल कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कौशाम्बी है। साथियों कौशाम्बी आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में रेशमी साड़ियां जो हैं कहाँ बनाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में साथियों रेशमी साड़ियां जो हैं यह बनाई जाती हैं वाराणसी में। ऑप्शन नंबर का ए वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया था। तो साथियों उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा जो है यह बनाई गई थी साथियों 1889 में। ऑप्शन नंबर का डी 1989 में, देखिएगा ध्यान से 1989 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा धान की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है कोल्डी हवा में मिला था। कोल्डी हवा जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ये पर दिया गया है कोल्डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। इस प्रश्न को मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको मालूम ना हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहां पर है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए फ्रेंड्स आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है। देखिए यदि आपको पूछता कि हड़प्पा सभ्यता का व्यवसाय क्या है तो ऐसे तो बहुत सारे थे, व्यापार थे, कृषि थे, पशुपालन थे, मिट्टी के बर्तन बनाने, बहुत सारे थे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्या पूछा, मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि। यदि आपको मुख्य पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या थे, तो कृषि थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक कौन सी फसलें उगाते थे। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक कौन सी फसलें उगाते थे। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा जौ को उगाते थे। किसको उगाते थे, जौ को उगाते थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है अब मोहनजोदड़ो है। क्या है, मोहनजोदड़ो है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मुहर किससे बनी होती थी। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है मुहर किससे बनी होती है। तो आप सभी को पता होगा कि मुहर जो है से लकड़ी का बना होता है। किससे बना होता है, से लकड़ी का बना होता है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा होती थी।
बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा होती है। आप सभी को पता होगा कि बैल का पूजा होता था। किसका पूजा होता था? हड़प्पा सभ्यता में बैल का पूजा होता था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पशुपति मोहर किस स्थान से